कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 5 ऊष्मागतिकी। तो इसके आज हम 4 अंकों के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं, उनको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है उससे जाके देख सकते हैं। बायो के भी 11th बायो के, 11th केमिस्ट्री के, 11th इंग्लिश के, 11th फिजिक्स के, ये सारे क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए 4 अंक का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न समझिए, बड़ा प्रश्न है। हेस का नियम लिखिए। यदि इतना ही आता है तो फिर 2 नंबर में आएगा। फिर लिखा है उदाहरण सहित समझाते हुए इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो क्वेश्चन बड़ा हो गया है, टुकड़े टुकड़े में भी आ सकता है। चलिए समझते हैं हेस का नियम क्या है। तो यदि कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा या 1 से अधिक पदों में किया जाए तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है। तो सीधा सीधा है, कोई रासायनिक क्रिया हो रही है या तो 2 विधियों से हो सकती है या 2 पदों में हो सकती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है वो सभी ऊष्मा का मान क्या होता है, स्थिर होता है। अब चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण है, C को CO2 में निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास कार्बन है और इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के 2 तरीके हैं, 2 विधियां हैं और इसमें हम उत्पन्न ऊष्मा का अंदाज़ा लगाते हैं कितना है। एक सीधा है कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CO2 बन गया है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा है, एंथैल्पी परिवर्तन है, ये -393.5 किलो जूल प्रति मोल है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऊष्मा इसमें उत्सर्जित हो रही है प्रथम विधि में। अब दूसरी विधि से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना देखते हैं। तो द्वितीय विधि में पहले मान के चलते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसको हम अपर्याप्त ऑक्सीजन देते हैं, आधा ऑक्सीजन देते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा -110.5 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो ये एंथैल्पी परिवर्तन ये हो गया। अब जो ये CO आया, फिर ये इसी अपर्याप्त ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करता है, तब ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है और इसमें जो एंथैल्पी लगती है वो -283 किलो जूल प्रति मोल लगती है। तो यहाँ पर विधियाँ कितनी हो गई, ये प्रथम विधि हो गई, द्वितीय विधि हो गई। इसमें पद कितने हो गए, 1 पद हो गया, 2 पद हो गया। तो यही इनका कहना है, यदि ये कई विधियों में होता हो या कई पदों में होता हो तो इनसे निकली हुई ऊर्जा या अवशोषित ऊष्मा का मान एक जैसे रहता है। अब जैसे देखिए ये 2 पदों में हुई तो 2 पदों की हम कुल ऊर्जा निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो A और B का मान जोड़ेंगे तो देख लिए 110 और 283, ये जो हम जोड़ेंगे 110.5 और -283, तो ये हो जाएगा -393.5 किलो जूल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहली विधि में भी जो कुल ऊर्जा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में ये है और दूसरी विधि में भी जो कुल ऊर्जा निकलती है ये है। तो इस तरह से हेस का नियम का सत्यापन होता है कि कोई भी रासायनिक क्रिया 2 या 2 से अधिक विधियों में हो या 2 या 2 से अधिक पदों में हो तो उससे उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा या अवशोषित होने वाली ऊष्मा का मान समान होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अनुप्रयोग की। तो चलिए एक तरफ से अनुप्रयोग इसके समझते हैं हेस के नियम के। तो अनुप्रयोग है, संभवन की एंथैल्पी का निर्धारण इससे कर सकते हैं, अपरूपीय संक्रमणों की एंथैल्पी का निर्धारण कर सकते हैं, जल योजन के एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, बंध ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं, दहन की एंथैल्पी का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हेस का नियम इन कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल यू के निर्धारण की विधि का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो इसमें बिंदु हैं उपकरण का नामांकित चित्र, विधि का वर्णन और प्रयुक्त सूत्र। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उपकरण का नामांकित चित्र क्या क्या है इसमें। तो देखिए नामांकित चित्र में ये जो अंदर का भाग रखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर ये जो रखा है ये पदार्थ का नमूना है जिसको यहाँ पर जलाया जाता है। बम कैलोरी के अंदर जिस पदार्थ को हम जलाते हैं, जिसकी आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करनी होती, उस पदार्थ को यहाँ रखा जाता है।
इसके बाद यहाँ पर ये लगे हुए हैं ये विद्युत संपर्क है, यहाँ पर ये चिंगारी स्पार्क उत्पन्न करते हैं, तब ये पदार्थ जलता है। अलग से इसमें माचिस वाचिस से आग लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ से हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, यहाँ जो है चिंगारी निकलती है, जिससे ये नमूना पदार्थ क्या होता जलता है। यहाँ पर उस पदार्थ को रखना होता है जिस पदार्थ का हमको आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना होता है। ये जो रखा हुआ है ये वाला पदार्थ आपको ये दिख रहा है, ये इसका कप कहलाता है, इसका बम कैलोरीमीटर कहलाता है। वैसे ये जो पात्र होता है ये तांबे का बना होता है। जितनी भी ऊष्मा होती है इसमें, ये इधर की ओर पानी, इसके चारों तरफ पानी भरा जाता है, इधर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ये लगा हुआ है तापमापी थर्मामीटर, यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो इसमें बर्तन में पानी भरा हुआ है ये कुचालक आवरण से घिरा हुआ है, ताकि अंदर की ऊष्मा बाहर न जा पाए और बाहर की ऊष्मा अंदर न आ पाए। अब ये जो बिलोडक होता है तो एक जैसे चम्मच होता है, तो चम्मच से हिला हिला के पानी को बराबर ताप में करते हैं। इसी तरह से ये बिलोडक जो है इस पानी को हिलाने के लिए है। अब यहाँ पर एक जो है ये जो जहाँ पर ये पदार्थ जलता है उसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी भर देते हैं। और यहाँ ऑक्सीजन भरने के लिए एक पंप भी लगाया गया है कि इसके अंदर पंप भर दें। तो इस तरह से पूरा का पूरा पात्र जो है एक विलगित होता है, बाहर के वातावरण से अलग करके हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरह से ये चित्र बनाना है आपको। अब देख लेते हैं इसमें प्रायोगिक निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो कप में पदार्थ की अल्प मात्रा लेकर के, ये कप कहलागा, ये पूरा का पूरा ये वाला जो भाग है यहाँ पर समझ लीजिए, इसमें पदार्थ की अल्प मात्रा लेते हैं और इसमें जो है 20 से 25 वायुमंडलीय दाब तक O2 गैस भर देते हैं। तो आप ये चित्र देख लीजिए, इसमें ये O2 गैस भरने का यंत्र लगा हुआ है। इसमें जो O2 गैस ऑक्सीजन गैस भरते हैं उसका दाब कितना होना चाहिए, 20 से 25 वायुमंडलीय दाब तक भर लेते हैं। अब बम कैलोरीमीटर को चारों तरफ से इसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। अब इसे रुद्धोष्म तंत्र बनाने के लिए ताप रोधित वाटर बाथ में डुबो देते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा ये बम कैलोरीमीटर है, इसके चारों तरफ एक ऐसा हम आवरण देते हैं कि पानी हो, और ये पानी जो है रुद्धोष्म प्रक्रम जैसा। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब है कि इसमें बाहर की ऊष्मा न जा सके और अंदर की ऊष्मा बाहर ना आ सके। तो इस तरह से हम एक वाटर बाथ यूज करते हैं, इसको वाटर बाथ बोलते हैं। तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, डुबो देते हैं। अब इसमें एक बिलोडक तथा एक थर्मामीटर भी डूबा रहता है। तो देखिए पानी के अंदर एक ये थर्मामीटर भी लगा देते हैं और एक क्या लगा देते हैं, बिलोडक लगा देते हैं, और जल का प्रारंभिक ताप नोट कर लेते हैं। अभी हम इसको जलाए नहीं हैं, केवल रखे हैं, तब हम देखते हैं कि पानी का ताप कितना है, उसका हम इसकी सहायता से नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, विद्युत स्पार्क उत्पन्न करने से पदार्थ में दहन होता है। तो यहाँ पर विद्युत स्पार्क करेंगे तो पदार्थ में क्या हो जाएगा, दहन होगा, जिससे जल का ताप बढ़ जाता है, जिसे नोट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही दहन होगा तो ऊष्मा निकलेगी, वो ऊष्मा इसकी दीवारों से होकर के पानी में चली जाएगी, क्योंकि ये सुचालक दीवार होती है। और जैसे पानी में चला जाता है तो जब सामान्य ताप हो जाता है, माने पूरे पानी का ताप एक जैसे होता है, तो हम फिर ताप को नोट कर लेते हैं। और ताप की वृद्धि को ज्ञात करके जल तुल्यांक के आधार पर हम आंतरिक ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हमको क्या निकालना है, आंतरिक ऊर्जा या दहन में उत्पन्न ऊष्मा ही आंतरिक ऊर्जा होती है। तो कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक जनरली ये जो है कॉपर का बना होता है, तो कॉपर का जल तुल्यांक लेते हैं और ये ताप में परिवर्तन कितना हुआ वो कर देते हैं। और जल का विशिष्ट ऊष्मा जल का जो तुल्यांक होता है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं। इसके लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण दीजिए तथा स्वतः प्रवर्तिता की शर्त भी लिखिए। तो चलिए सबसे पहले मुक्त ऊर्जा को समझते हैं। तो किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी काम में लगाया जा सके तंत्र की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो सीधा सीधा किसी तंत्र की वह ऊर्जा जिससे हम कार्य कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। इसकी सहायता से किसी तंत्र के होने या चलने की संभावना या उसकी तात्कालिकता स्पॉन्टेनिटी का आकलन किया जाता है। तो मुक्त ऊर्जा यदि हमको ज्ञात होती है तो तंत्र कितना चलेगा या नहीं चलेगा उसकी संभावना हम ज्ञात करते हैं, और कितना तत्काल में ऊर्जा दे सकता है इसका आकलन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता है। अब मुक्त ऊर्जा का गणितीय रूप ये होता है G बराबर H माइनस TS। तो जहाँ पर G है ये मुक्त ऊर्जा के लिए है, H एंथैल्पी है, T परम ताप है और S क्या कहलाया, एंट्रोपी कहलाया। यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। अब यदि हमको
प्रारंभिक अवस्था में देख लेते हैं। तो इसी सूत्र को हम दोबारा लिख रहे हैं। ये देखिए जी लिखा हूँ, एच लिखा हूँ, टी लिखा हूँ और एस लिखा हूँ। बस ये है प्रारंभिक अवस्था है, तो यहाँ 1 लगा है, यहाँ 1 लगा है, यहाँ 1 लगा है, और टी जो है स्थिर ताप पर हो रहा है ये सब पूरा प्रक्रम, तो ये टी में कुछ नहीं किए हैं। इसी तरह से हम यदि अंतिम अवस्था का लिखेंगे तो पूरा यही सूत्र लिखेंगे, नीचे सिर्फ क्या कर दिए हैं 2 लगा दिए हैं, G2H2 TS2। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको अंतर निकालना है, तो डेल जी बराबर होता है G2 माइनस G1। तो यहाँ पर G2 की जगह पर G2 का मान रख देंगे, ये वाला देखिए H2 माइनस ये मैं लिख दिया G2 का मान, फिर ये माइनस G1 है, तो यहाँ पर हम किसका मान रख देंगे G1 का। अब यहाँ पर हम देखेंगे यदि कामन ले लेंगे तो H1 इधर चला जाएगा, तो H2 माइनस H1 हो गया, और इसमें से T कामन ले लेंगे तो ये H2 माइनस क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि H2 माइनस H1 को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा H, और यहाँ पर S2 माइनस S1 को क्या लिख सकते हैं डेल्टा S, और T तो दोनों में कॉमन होगा तो इस तरह से ही आ जाएगा। इसे जो आ गया हमारे पास डेल्टा G बराबर, तो इस तरह से ये डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S ये सूत्र आ जाता है। इसी सूत्र को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। अब यहाँ पर आया था स्वतः प्रवर्तिता की शर्तें लिखिए या उसकी कसौटी लिखिए। तो ये कसौटी है या शर्तें हैं, यदि डेल्टा G का मान ऋणात्मक होता है तब प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः प्रवर्तित होता है, स्वयं हो जाता है। तो यहाँ पर यह समझ लेना है कि डेल्टा G का मान यदि कैसा आए ऋणात्मक, तब प्रक्रम कैसा होता है स्वतः प्रवर्तित, और यदि धनात्मक होता है तो स्वतः प्रवर्तित नहीं होता, माने असतः प्रवर्तित होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है एवं 394 जूल कार्य किया जाता है। इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऊष्मा क्या है अवशोषित, तो अवशोषित ऊष्मा के लिए ये प्लस का साइन होता है, प्लस 701, क्योंकि ये अवशोषित हो रही इसलिए यहाँ धनात्मक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर प्रक्रम द्वारा क्या किया जा रहा है, इस प्रक्रम पर कार्य किया जा रहा है, तो कार्य किया जा रहा है इसलिए W का मान क्या हो जाएगा माइनस 394 जूल। इस तरह से अब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। तो डेल्टा U हमको निकालना है, तो Q का मान कितना है ये, तो ये रख दिए, और W का मान ये है तो ये रख दिए। इसको हल कर देंगे तो प्लस 307 जूल आ गया। मतलब ये हो गया कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में 307 जूल की वृद्धि होती है। इस तरह से इस सवाल को हल करना है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड में दहन एंथैल्पी माइनस 393.5 जूल है, किलो जूल पर मोल है। कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनने पर उत्सर्जित ऊष्मा की गणना करते हैं। तो चलिए इसका समीकरण लिख लेते हैं। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और इनके दहन से क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें जो मान है एंथैल्पी का मान या ऊष्मा परिवर्तन दहन एंथैल्पी का मान कितना होता है माइनस 393.5 किलो जूल प्रति मोल। अब यहाँ पर एक मोल का मान कितना है, एक मोल का मान यहाँ हम कैसे निकालिए 44, इसको समझना है। यहाँ पर ये कार्बन है, तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो होता है 12, और जो एक ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं 2, तो 16 दूनी कितना हो गया 32, और इस तरह से इस अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 44 ग्राम। तो यहाँ पर 44 ग्राम हमको क्या प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन है कि 35.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने के लिए कितनी ऊर्जा लगेगी। तो हम जानते हैं यहाँ पर ग्राम द्रव्यमान रखते हैं, यहाँ अणुभार रखते हैं, और यहाँ 1 मोल की क्या है ऊर्जा। तो यहाँ ग्राम द्रव्यमान कितना है 35.2, ये हो गया, और अणुभार कितना हो गया इसका 44, तो 44 रख दिए हैं। अब इसको हल कर लेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, शून्य हटाएंगे, इसका भी दशमलव हटा करके भाग गुणा कर लेंगे, तो ये माइनस 314.8 किलो जूल इसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए इतनी ऊष्मा निकलती है। तो यदि इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए इतने ऊष्मा की आवश्यकता उत्सर्जित होगी। तो इस तरह से इस सवाल को करना। अब अगला क्वेश्चन है CO2 गैस, ये CO गैस, CO2 गैस,
N2O गैस, N2O4 गैस की विरचन एंथैल्पी ये अलग अलग दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना दिया है, CO2 की इतना दिया है, N2O की इतना दिया है और N2O4 की इतना दिया है। अभिक्रिया इस तरह से है, N2O4 3COG N2O और ये 3CO2 के लिए डेल्टा HR मतलब डेल्टा RH का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है रिएक्शन एंथैल्पी। तो डेल्टा फिर R का मतलब रिएक्शन और H का मतलब एंथैल्पी, तो इसको अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है, रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब होता है क्रिया कारक में कि जो एंथैल्पी होती है क्रियाफल की, उसमें क्रिया कारक की एंथैल्पी को घटा देते हैं। सूत्र ये है सीधे, यहाँ पर रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब है क्रियाफल की एंथैल्पी और क्रिया कारक की एंथैल्पी। तो क्रियाफल वो कहलाता है उत्पाद जो बनता है, माने इनकी एंथैल्पी। तो देख लीजिए यहाँ पर हम पहले क्रियाफल की लिख लिए हैं, तो ये क्या लिख दिए हैं N2, ये समझते जाना है। फिर यहाँ पर मैं ये CO2 की लिख दिया हूँ, तो ये लिख दिया CO2, लेकिन यहाँ पर कितने अणु लग रहे हैं 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 जो हो गए ये क्रियाफल के कहला गए। क्रियाफल के लिए मैं लिखा हूँ। क्रियाफल कौन कौन सा है, N2O और क्या है 3CO2। तो केवल 3 लगा देना, बाकी इसमें जो ये लिखा है उसी तरह से हमको लिख देना और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर क्रिया कारक, तो क्रिया कारक ये हो गए, तो यहाँ पर हम किसका लिखें N2O4, ये लिख दिया N2O4 की एंथैल्पी और प्लस हो जाएगा ये CO की एंथैल्पी। तो यहाँ पर CO के साथ 3 है, तो 3 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इनका मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर N2O, तो यहाँ पर से ढूंढ लेते हैं N2O का मान कितना है 81, तो इसकी जगह 81 लिख दिए। फिर यहाँ देख लीजिए यहाँ 3 अणु बन रहे हैं, तो यहाँ 3 लिख दिए। यहाँ CO में 3 है ना, तो 3 लिख दिए। अब CO की देख लेते हैं यार, CO की कितनी है, ये है -393, तो हम ये लिख देंगे CO2 की। तो यहाँ पर ये -393 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि N2O4 है, तो N2O4 का क्या है 9.7 और यहाँ पर इसका कितना है -110। अब इसको हम हल कर देंगे तो -777.7 किलो जूल इसका मान आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, वही स्टेप आप कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। तो इस तरह से एंथैल्पी की गणना करनी है। आपको ये भर ध्यान रखना है कि पहले हम इनकी एंथैल्पी को जोड़ देंगे ये, और जितना होगा, मान लीजिए CO की एंथैल्पी है तो उसमें 3 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आपको इसका पता होना चाहिए कि एक तरफ हम क्रियाफल लिखते हैं, माने इनका लिख देंगे एंथैल्पी जोड़ करके, एक बार इनका लिख देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि ये 3 लिखा है तो इसका 3 का गुणा कर देंगे, जो भी एंथैल्पी का मान होगा। इसमें 3 लिखा है तो जो भी एंथैल्पी का मान होगा उसमें 3 का गुणा कर देंगे। अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो ये अभिकारकों व उत्पाद की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। चलिए इसमें देखते हैं कैसे निर्भर करता है ये भौतिक अवस्था में। तो यहाँ समझेंगे, जैसे ये H2 है, ये किस अवस्था में, गैस अवस्था में है। और ये ऑक्सीजन है, ये भी किस में है, गैस अवस्था में। और ये H2 है, ये किस में बना है, लिक्विड में। तो जो एंथैल्पी ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है, दहन ऊष्मा है, ये -286 किलो जूल होता है। अब यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन, ये भी गैस अवस्था में है, ये ऑक्सीजन है, ये भी गैस अवस्था में है, और ये जो H2 है ये भी गैस अवस्था में है। तो यहाँ पर इसकी जो एंथैल्पी ऊष्मा का उत्सर्जन है -249 किलो जूल है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे ये गैस है और ये क्या है, द्रव है, तब फिर ये एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, यदि भौतिक अवस्था अलग अलग हो जाती है तो एंथैल्पी का मान भी क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यदि भौतिक अवस्था बदलती है तो एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद दूसरा है अभिकारक की मात्रा। तो अभिकारक की मात्रा बदलने से भी एंथैल्पी का मान बदल जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये H2 गैस अवस्था में है, O2 गैस अवस्था में, H2 ये दल ये बन गया, तो जल बना।
तो जब जल बना तो इसमें जो एंथैल्पी का मान है ये है -286। अब यहाँ पर हम ऐसा रिएक्शन करा दिए हैं कि यहाँ पर आधा ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ था, यहाँ पूरा ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर कितने अणु बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी का मान क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब है अभिकारक की मात्रा यदि बढ़ेगी तो एंथैल्पी का मान भी घट बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का अणु था, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ आधा था, यहाँ पूरा ऑक्सीजन हो गया। तो इस क्रिया में जो एंथैल्पी का मान है वो बढ़ गया है। तो अभिकारक की मात्रा के बदलने से भी एंथैल्पी का मान बदल जाता है। अब अगला है अभिकारकों का अपरूपीय रूपांतरण। तो एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न अपरूप के लिए एंथैल्पी परिवर्तन अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन ही है लेकिन ग्रेफाइट के रूप में है और हम इसको दहन करवाते हैं, तब जो एंथैल्पी है ऊष्मा जो इसमें उत्सर्जित होती है -393.5 किलो जूल होती है। अब यहाँ पर ये क्या है? हीरा है। अब हम इसका दहन करा रहे हैं तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा का मान है ये 395.4 हो गया, माइनस में थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से यदि एक ही पदार्थ के अलग अलग अपरूप होते हैं तो एंथैल्पी का मान भी अलग अलग होता है। मतलब ये है कि अभिकारकों की अपरूपता पर भी एंथैल्पी निर्भर करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपरूपता पर भी एंथैल्पी का मान निर्भर करता है। अपरूपता होने से एंथैल्पी का मान भी अलग अलग हो सकता है। अगला है ताप। अभिक्रिया की एंथैल्पी ताप पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखिए, यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, तब एंथैल्पी का मान -184.4 होता है। और यही क्रिया यदि 75 डिग्री सेल्सियस में होने लगे तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पर एंथैल्पी का मान 184.4 है, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और यहाँ पर ऊष्मा क्या होने लगी? अवशोषित होने लगी। इस तरह से यहाँ पर एंथैल्पी का मान ताप पर भी निर्भर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम छोटा छोटा कहें तो एंथैल्पी का मान अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था पर, माने ठोस द्रव की अवस्था पर, ये ठोस द्रव गैस की अवस्था पर निर्भर करता है। अभिकारक की मात्रा पर निर्भर करता है। अभिकारक की मात्रा कम ज़्यादा होने पर एंथैल्पी का मान अलग अलग आ सकता है। अपरूपता होने पर एंथैल्पी का मान अलग अलग आ सकता है। ताप की भिन्नता होने पर एंथैल्पी का मान अलग अलग आ सकता है। तो इन चीज़ों पर एंथैल्पी निर्भर करती है। तो यहाँ से ये 4 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे के वीडियो 6 अध्याय के बनेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न आएगा। तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर लें तो आगे की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।